Hello everyone, here I'm back with another lecture and today we are going to discuss the progressive resistance training. With that हम बाकी जो resistance exercises resistances की type write की थी ना वो भी discuss करेंगे. So majorly क्योंकि हमने last lecture को इसलिए भी wind up किया था क्योंकि हमारे पास एक special topic बीच में आया था जो था progressive resistance exercise और ये क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो हम इसको ये एंड में लेक्चर के कवर नहीं करना चाहते थे या मिड में तो हम इसको स्टार्टिंग में कवर करेंगे ताकि आप लोगों के लिए समझना ईजी हो जाए ठीक है. सो हमारे पास रेजिस्टेंस की लास्ट थ्री टाइप्स हमने डिस्कस की थी. अब हम नेक्स्ट फोर डिस्कस करेंगे. विद दैट हम एक मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है. सो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है. प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि जैसे सिंपल इज़ दैट कि कोई रेजिस्टेंस को आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हो ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हो रेजिस्टेंस को मसल के ऊपर ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए ठीक है. इसका मेथड सिंपल इज़ दैट कि ये होता है कि आप कोई मतलब मैं आपको सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप एल्बो की फ्लेक्शन करवा रहे हो ठीक है. और उस एल्बो की फ्लेक्शन में आपने 1 kg का वेट उठाया है ठीक है पहले. फिर आपने 1 वीक के बाद पेशेंट को 2 kg पे लेके गए हो या 1.5 kg पे लेके गए हो ठीक है. फिर आप 2 kg पे लेके गए हो आफ्टर 1 वीक ठीक है. और फिर आप उसके बाद देखिए मैं आपको सिर्फ सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. ऐसे नहीं है कि आप हर एक एक हफ्ते के बाद आप वेट इंक्रीज कराते हो. ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है चीज़ ठीक है. लेकिन ये सिंपल एग्जांपल आपको मैं दे रही थी कि हर वीक के बाद अगर आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वेट को इंक्रीज कराओगे तो मसल आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ठीक है. आप वेट या रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराते हो ताकि आपका मसल अडाप्ट करे और फिर अपनी स्ट्रेंथ को गेन करें इंस्टेड ऑफ कि कोई इंजरी हो जाए उसको एक थम से वेट को उठाने से ठीक है. सो आहिस्ता आहिस्ता आपका मसल अडाप्ट करता है उस वेट का यूज हो जाएगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देते हैं हम ठीक है. ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1945 में दी लॉर्म ने बेसिकली एक्सप्लेन किया था ठीक है. और ये मेथड उस टाइम के बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. फिजियोथेरेपिस्ट ने तो इसको बाद में अडाप्ट किया और इस चीज़ को वहाँ काफ़ी हद तक इसको किया लेकिन उस टाइम बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा इस मेथड को यूज़ करते होते थे ठीक है. अब रेजिस्टेंस बहुत से तरीकों से बहुत से ऑब्जेक्ट से दी जाती है. जैसे आपको पता है सिंपल मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है. तो आपके पास डंबल्स होते हैं ठीक है. फिर आपके पास वेट लिफ्टर होता है जिसको हम भी सिंपल इस दैट इसको बारबल कहते हैं ठीक है. बारबल होता है ये इस पे वेट जो होता है ना आप एडजस्ट करते हो ठीक है. इसके बेसिकली कोई भी प्लेट्स डाल सकते हो और उस वेट को एडजस्ट करते हो कि किस तरह का कितने केजी का वेट चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग. फिर इस तरह लोअर लिम्ब के लिए कुछ स्पेसिफिक बूट्स होते हैं जिन पे वेट होता है या वेट कफ्स होते हैं. आपको पता चलेगा आपको इक्विपमेंट्स में देखने को मिलेगा कि एक कफ सा होता है ठीक है. जैसे बीपी का कफ होता है ना सिंपल इज दैट ऐसे कफ होता है. आप उसको पूरा रैप करते हो लेकिन उसका वजन होता है ठीक है. उसको रैप करोगे तो पेशेंट जब उसके साथ एक्सरसाइज करता है तो वो वेट एक स्पेसिफिक आपके मेटल जो होता है ना वो एक वेट दे रहा होता है उसको ठीक है. और ये वेट जो होता है आपके अटैच होता है बॉडी के पार्ट के साथ ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ठीक है. पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपके साथ अटैच रहता है ताकि आप प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सको ठीक है. सो हम फिर वापस जाते हैं. ओके. सो हमारे पास ये थी कि प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कैसे थी ठीक है. अब हमारे पास सिंपल इज दैट के एक कॉन्सेप्ट है जिसमें होता है रिपीटिशन मैक्सिमम ठीक है. रिपीटिशन मैक्सिमम हमारे पास ये होता है कि मैक्सिमम वेट जो है ना पेशेंट ठीक है. मतलब आप सिंपल इज दैट कि कितना पेशेंट वेट बेयर कर सकता है वो होती है उसकी RM ठीक है. उसकी रिपीटिशन मैक्सिमम होता है ठीक है. सिंपल इज दैट कि इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जब बात करते हैं ना सारी चीज़ों की तो हम ये बात करते हैं कि जो मैक्सिमम वेट एक पेशेंट उठा सकता है एक सर्टेन नंबर ऑफ रिपीटिशंस में. फॉर एग्जांपल अगर 10 RM है ना तो इसका मतलब यह है कि वेट जितना उसने 10 बार उठाया है तो दैट मीन्स कि बेसिकली वो होती है रिपीटिशन मैक्सिमम ठीक है. RM रिपीटिशन मैक्सिमम इसलिए कहा जाता है कि 10 रिपीटिशन इसलिए 10 RM लिखा गया था ठीक है. इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है. और ये RM हमें डिसाइड करने में हेल्प आउट करते हैं कितना पेशेंट वेट लिफ्ट कर सकता है ठीक है. अब हमारे पास मसल के वर्क को डिपेंड करता है ठीक है. जैसे मैंने पहले भी बात की कि आपके पास आइसोमेट्रिक होती है आइसोटोनिक होती है. हमने पहले इनको डिस्कस किया हुआ है ठीक है. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है जब स्टैटिक होती है कोई मूवमेंट नहीं हो रही है और आइसोटोनिक होती है जब डायनामिक होती है मूवमेंट हो रही है ठीक है. सो दोनों में आप वेट देते हो और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को प्रोग्रेस करवाते हो ठीक है. और इस तरीके से होता है. और मूवमेंट्स होती है ना बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाते हैं आप ठीक है. जब आप प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हो ना स्लो कंट्रोल मूवमेंट होती है ताकि कोई भी इंजरी ना हो ठीक है. इंजरी को अवॉइड करने के लिए होता है.
अब ये रेजिस्टेंस कैसे अरेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें बेसिकली डिपेंड करती हैं बहुत से फैक्टर्स पे, ठीक है। जैसे आपके पास सिंपल एज दैट कि मैं आपको कहूँ एज हो गया, पेशेंट की कंडीशन होगी, कितना टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई मेडिकल कंडीशन तो इन्वॉल्व नहीं है उसके साथ, और अगर है तो उसको फिर कैसे मैनेज करना है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आपको ये चीज़ पता होती है, ठीक है। जब आप इस चीज़ को करके निकलते हो ना, तो आपके पास इतनी नॉलेज होती है कि आपको पता हो कि हाँ ओके, ये यू हैव टू डू दैट। दैट्स वाई हमारे पास 5 इयर्स की डिग्रीज को कंसीडर इसीलिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको मेडिकल कंडीशंस की बहुत डिटेल नॉलेज होती है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, ये कंडीशन मेरी नहीं है, हो सकता है ये किसी और थेरेपिस्ट, सॉरी किसी और डॉक्टर की है, किसी और फिजिशियन की है, किसी और सर्जन की है, सो आप उनको रेफर कर दो इंस्टेड ऑफ कि आप पेशेंट को एक्सरसाइज प्रोग्राम गाइड करो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आया कि दो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, जो इसमें उन्होंने आपको बताई हुई है, ठीक है। सिंपल इज दैट कि आपके पास वेट लिफ्टिंग, हमने आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक की बात की है, ठीक है। अब हमारे पास ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा वेरी करी है ना, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक तो ऑक्सफोर्ड की टेक्निक है, एक डिलॉर्म की और एंड वेटकिंस की टेक्निक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिंपल इज दैट कि ये दोनों तरीके से आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करा सकते हो, ठीक है। लेकिन यही बात है कि आप जिस तरह से आपको प्रेफरेबल लगता है ना, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए कौन सी बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, डिलॉर्म की टेक्निक ये है कि बेस्ड करती है 10 RM पे, जैसे मैंने अभी बात की ना 10 RM पे। अब उन्होंने कहा ये आपने ना 10 रिपीटेशन पेशेंट को एक वेट करा के करनी है, और आपने चेक करना है ओके ये इतना वेट लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। अब उस वेट का ना सबसे पहले 3 सेट्स में उसको डिवाइड करना है, मतलब 3 आप हाफ्स में उसको डिवाइड करो, ठीक है। सिंपल इज दैट, पहली बारी में आपने 10 रिपीटेशंस करानी है, ठीक है। उसके जो वेट वो उठा सकते हैं ना, उससे आधे में, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर उसके जो वेट पहले हमने आधे में उठवाया था ना, अब 3/4 में उठवाना है, ठीक है, अगली 10 रिपीटेशन में। और फिर एट द एंड पूरी जो उसका वेट वो उठा सक रहा था उतने में करानी है, ठीक है। तो इसकी 30 रिपीटेशन हो जाती हैं दिन में, मतलब हफ्ते में आप 4 बार करवाते हो, और वेट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कराते हो आप वीकली, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये बेस्ट होती है मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, आप इसको याद रख लोगे ना, तो आपके लिए इतना ईजी हो जाता है ना रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कराना आगे इन फ्यूचर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ इनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ जितना ईजी हो सकता है ना, उस कॉन्सेप्ट को उतना ईजी करके समझाती हूँ, ठीक है। आपको क्या बताया मैंने, सिंपल इज दैट कि मैंने आपको बताया कि पहले हाफ करवाई, ठीक है, मतलब 10 आपने रिपीटेशंस कराई, हाफ जितना वो उठा सक रहा था उस वेट के हाफ, ठीक है। फिर मैंने 3/4 करवाया, मतलब उसका थर्ड फोर्थ उसका वेट डलवाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल इज दैट 10 kg का वो वेट उठा सक रहा था, पहले वाली मैंने जब 10 रिपीटेशन कराई उसको 5 kg कराई, ठीक है। फिर मैंने उसको 7.5 या 7 करवाई, ठीक है, मतलब 7 तक करवाई। फिर उसके बाद कंप्लीट जितना वो वेट उठा सक रहा था ना, उतने ही उसको कराएं, ठीक है, पूरा वेट डाल के। अब हमारे पास ये, क्योंकि मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए तब इसको यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाती है नेक्स्ट, आपके पास चीज़ आ जाती है बेसिकली ऑक्सफोर्ड की टेक्निक, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की टेक्निक भी 10 रिपीटेशन के ऊपर ही बेस करती है, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा एक और टेक्निक भी होती है मैकक्विन की टेक्निक, लेकिन वो भी हम बताएंगे वो क्यों यूज़ होती है, किस टाइम यूज़ होती है, ठीक है। सो ऑक्सफोर्ड की जो टेक्निक है ना, वो भी 10 रिपीटेशंस के ऊपर ही होती है, लेकिन ये क्या करते हैं ना, ये पहले ज़्यादा वेट उठवाते हैं, ठीक है। मतलब पहले उन्होंने 10 रिपीटेशंस ना फुल वेट के साथ करवाई, ठीक है। पहले उन्होंने क्या कहा, फिर पहले कंप्लीट जितना वो वेट पेशेंट बेयर कर सकता है वो उठवाया। फिर क्या किया, माइनस किया 1, फिर माइनस किया 2, मतलब डिक्रीजिंग मैनर में, फिर माइनस किया 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह 9 तक माइनस करके, और लास्ट में वो क्या करते हैं कि 100 लिफ्ट। अब सिंपल इज दैट कि उन्होंने क्या कहा कि हफ्ते में ये, अब बिल्कुल जो एंड वेट होता है ना, बस वहां तक लेके आते हैं। ये हफ्ते में 3 बार करवाते हैं, और इसकी प्रोग्रेशन डेली होती है, ठीक है, मतलब हर रोज ये प्रोग्रेस करवाना होता है आपने, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये तब यूज़फुल होता है जब जो पेशेंट्स में मसल फटीग बहुत जल्दी होने लग जाती है ना, उन केसेस में ये जो होता है ना, बहुत मतलब मसल बहुत जल्दी जिन लोगों को थकते होते हैं ना, उन लोगों में ये बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है मैकक्विन की टेक्निक है।